एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में क्लास लेकर के। आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सॉरी, आपको जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक मिल रही है आपको आगे से नहीं मिलेगी, बट दिस टाइम यू हैव टू बेयर विथ मी। ओके, सो हम पढ़ रहे थे कि चार्जिंग सेक्शन जो है उसके क्या क्या एक्सेप्शन हैं। चलो मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहली क्लास जो हमारी थी उसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, जो कि आपका बात करता है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। देन हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन। फिर हमारा अगली क्लास में हमने पढ़ा कि 7 प्रोवाइसो होते हैं, वो कंप्लीट 7th प्रोवाइसो हमने एक क्लास में ख़त्म किया। उसके बाद से जो हमारी क्लास थी 4th क्लास, उसमें हमने ये देखा कि थर्ड क्लास जो थी उसमें हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, क्या बेसिस होता है एक एसेट का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बनने का, मतलब कैसे डिसाइड होता है बेसिस ऑन द टाइम पीरियड, तो वो क्या टाइम पीरियड होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। अब हम उसके बाद से मैंने आपको एक और छोटी सी क्लास डाली थी 4th क्लास, जिसमें हमने ये पढ़ा था कैपिटल गेन ऑन इंश्योरेंस क्लेम। मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था। एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 45(1) यहाँ से हमने पढ़ा था, देखा था कि चार्जिंग सेक्शन के 4 एक्सेप्शन से मैंने आपको शॉर्ट लाइन बताई थी, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और कहा था कि हम इसका एक डिटेल स्टडी जो है वो हम करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है, लास्ट क्लास में भी हमने एक एक्सेप्शन देखा था इंश्योरेंस वाला, और आज की क्लास में हम दूसरा एक्सेप्शन देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट। बट लास्ट क्लास में हमने इसके साथ साथ ये भी देखा था कि वैल्यूएशन ऑफ ऑफिसर को कौन कौन से केसेस होते हैं। हमने रजिस्टर्ड वैल्यूअर के कंसेप्ट को समझा था और हमने वैल्यूएशन ऑफिसर के कंसेप्ट को समझा था, और ये भी देखा था कि किस केसेस में वैल्यूएशन ऑफिसर को जो है हम रेफ़र कर सकते हैं। एओ के पास राइट है किस किस केसेस में रेफ़र करने का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। चलो इस टेक्स्ट पे हम बाद में आएंगे, पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट आपका ये बोलता है, ध्यान से देखना, आपके पास एक कैपिटल एसेट है। मैंने मान लिया कि आपके पास लैंड है और आपने अपना नया बिजनेस आपने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया। सॉरी फॉर द लाइटिंग, ये थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया। अब आपने इस लैंड को, जो आपका कैपिटल एसेट था, उसको आप स्टॉक इन ट्रेड लेकर के आए, समझे आप, उसको आप स्टॉक इन ट्रेड लेकर के आए। तो हमारा जो लॉ था, जो ट्रांसफ़र का डेफिनेशन था, उसमें एक चीज़ लिखा हुआ था कि जब भी हम कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करेंगे स्टॉक इन ट्रेड में, तो वो हमारा ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है। और जब वो ट्रांसफ़र बन गया तो जिस ईयर में ये कन्वर्जन हुआ, चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से, हमारे नॉर्मल प्रोविज़न के हिसाब से, उसी ईयर में कैपिटल गेन का टैक्स लग जाना चाहिए। बट ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जिस साल में हमने, मान लो लैंड को, ये हम लेते हैं 21-22, अपने लैंड को स्टॉक इन ट्रेड में 21-22 में कन्वर्ट किया, बट हमने जो स्टॉक इन ट्रेड है ये हम बेच रहे हैं 24-25 में। तो हमारा एक्सेप्शन पता है क्या बोलता है? एक्सेप्शन बोलता है कि 24-25 में सपोज़ करो ये कैपिटल एसेट था 100 लाख का, कन्वर्ट हुआ 110 लाख, ओके, और जो बेचा जा रहा है वो हो रहा है 200 लाख पे। अब आपका स्टॉक इन ट्रेड बेचा गया तो वो आपका बिजनेस पीजीबीपी का इनकम होगा। तो हमारा पीजीबीपी का इनकम कितना होगा? पीजीबीपी का इनकम होगा 200 माइनस 110, 90 लाख। और हमारा एक्सेप्शन वाला पार्ट जो है वो ये बोलता है कि आइडियली 21-22 में इस 100 माइनस 110 10 लाख पे टैक्स लग जाना चाहिए, बट ये 10 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स लगेगा कब? ये टैक्स तब लगेगा जब ये स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड किया जाएगा, जब ये बेचा जाएगा। मतलब कि 24-25 में, इन द ईयर FY 24-25, पीजीबीपी इनकम आपका 90 लाख कंसिडर होगा और कैपिटल गेन का इनकम जो है वो आपका 10 लाख होगा। और आप इस दोनों इनकम पे, मतलब 100 लाख पे, आप जो है 24-25 में, FY 24-25 में टैक्स देने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। बस इतनी सी बात बोलता है आपका ये प्रोवाइसो, मतलब एक्सेप्शन। अब हम देख लेते हैं, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ने की ज़रूरत है क्या?
आई डोंट थिंक सो, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। चलो एक समराइज व्यू ले लेते हैं। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक, इन ट्रेड shall be charged to tax in the previous year in which stock in trade is sold। आइडियली तो ये होता है कि जिस ईयर में कन्वर्ट हो उस ईयर में बेचा जाए, बट यहाँ पे बोला गया है कि जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड होगा उस ईयर में हम इस कैपिटल गेन को चार्ज करेंगे। और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48। अब मैंने आपको कहा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि 100 लाख का कैपिटल एसेट था और आपने जो कन्वर्ट किया वो 110 लाख पे किया। तो मैंने एक फिक्टिशियस एग्जांपल ले लिया कि आपने 110 लाख पे आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमारा लॉ बोलता है कि जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो हमारा जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है यहाँ पे हम इस ईयर में 21-22 में जिस दिन हमने ट्रांसफ़र किया, जिस दिन हमने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बनाया, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। तो मैंने यहाँ पे यही माना है कि फेयर मार्केट वैल्यू ही हमारा 110 लाख है, तो यही हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। पहला पॉइंट आपका पॉइंट टू रिमेंबर, दिस इज PTR। इफ अ स्टॉक इन ट्रेड इज एक्वायर्ड बाय एसएससी अदरवाइज देन by way of purchase, then the cost of acquisition of a stock in trade shall be fair market value of the date when it was acquired, exception 43C। चलो ये एक्सेप्शन को अभी मैं नहीं डील करूँगी, ठीक। यहाँ तक की बात देखते हैं। यहाँ तक ये बोलता है कि अगर मुझे ये एसेट किसी अदरवाइज वे से मिला हो, जैसे मुझे गिफ्ट में मिल सकता है, विल में मिल सकता है, या अमलगमेशन या डीमर्जर के केसेस हैं, अगर ऐसे मुझे ये स्टॉक इन ट्रेड्स मिले हैं तो मैंने तो उसे परचेज़ नहीं किया है, बट जो मेरा प्रीवियस ओनर होगा ना, अगर मुझे गिफ्ट मिला है तो जो मेरे प्रीवियस ओनर ने परचेज़ किया होगा उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू इज रेलिवेंट फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन एज वेल एज PGBP। द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस एज द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट रेलिवेंट। ओके, देखो क्या बोलते हैं। जब कैपिटल गेन होगा, मैंने कहा कि अमलगमेशन डीमर्जर का केस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज लिखा हुआ है, तो अदरवाइज में कोई से भी केसेस आ सकते हैं। तो अदरवाइज आपने कैसे भी एक्वायर किया हो, अब जब आपने एक्वायर किया होगा और सपोज करो अमलगमेशन का केस है, तो यहाँ पे भी एक कंपनी होगी, यहाँ पे भी एक कंपनी होगी, तो इसका बुक वैल्यू भी कुछ इस एसेट का होगा। यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहे हैं कि बुक वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे जब हम कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे। तो हम किस चीज़ को कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू को। जिस दिन हम ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी। और स्टॉक इन ट्रेड के सेंस में, PGBP के सेंस में ये बात बोलते हैं कि जो भी हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाती है ना, दैट वुड बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर PGBP। जब हम PGBP निकाल रहे होंगे तो होगा क्या हमारे पास, तो एक तो ये होगा कि हमने सेल कितने में किया, तो सेल किया 200 लाख में, तो हमारा कॉस्ट क्या था, तो हमारा कॉस्ट यहाँ पे जो है, हमने वैसे तो 100 में परचेज़ किया था शुरू में, बट हमने यहाँ पे 110 में ट्रांसफ़र किया है और ये 110 फेयर मार्केट वैल्यू है, तो दिस 110 लाख वुड बी माई कॉस्ट अंडर PGBP। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया हुआ है ये कंसेप्ट कि जब भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे आप एक बार टैक्सेशन होता है उस एसेट का, फिर दोबारा टैक्सेशन होता है, इधर ऑन द सेम हेड और ऑन द अदर हेड, जहाँ पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि पहले PGBP में यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आई, फिर आपकी पहले कैपिटल गेन में आई, फिर आपकी PGBP में आई। तो कैपिटल गेन में जो भी उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वही यहाँ पे कॉस्ट बन जाएगा, ये हमेशा होगा, इस बात को ध्यान रखना। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट भी मैंने समझा दिया कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही हमारा इंपॉर्टेंट बेस बनेगा। बुक वैल्यू क्या रिकॉर्डेड है, दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन और PGBP। नेक्स्ट अप वी हैव कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट। इसमें जो है हमारा पहला पॉइंट वो आपको ये बोलता है कि कैपिटल एसेट को हमने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में हम ऊपर वाले पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास, मान लो ये हमारे पास मेरी बुक्स है, अब इस बुक्स में कुछ तो मेरे पास वैल्यू होगी इस स्टॉक इन ट्रेड को। जब मैंने स्टॉक इन ट्रेड को, सपोज़ करो इस स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू थी 100 रुपीज़,
अब जब मैंने इसे सेल किया तो अगर मैं नॉर्मली सेल करता तो जितने रुपए में मैं सेल करता, सपोज करो 110, 100 माइनस 110, 10 रुपये का मेरा पीजीपीपी का इनकम हो जाता। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आप इस स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे तो जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देख लेना, वही फेयर मार्केट वैल्यू जो है आपकी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी। सपोज करो 200 में कन्वर्ट किया, ओके, 200 फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 100, तो 100 रुपीज़ जो है ये मेरा पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा। बी पॉइंट आपको बोलता है वेयर अबव कैपिटल एसेट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। अब मान लो मैंने अब 100 रुपये इस पीजीबीपी में चार्ज हो गए। अब एक कंसेप्ट समझना, अब मेरे पास ये कैपिटल एसेट कितने का आ गया, 200 का आ गया, क्योंकि 200 रुपये में मैंने बेचा था तो ये 200 का आ गया। अब यहाँ पे सेम कंसेप्ट को यहाँ पे मैं उल्टा कर रही हूँ। पीछे वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे थे तो जब हम कैपिटल गेन निकाल रहे थे तो उसके लिए जो हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया था ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी उसको लिया था। वैसे ही यहाँ पर पहले इसको कनेक्ट करो, जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो हम अपना पीजीबीपी का क्या मान रहे हैं, ग्रॉस कंसिडरेशन मान रहे हैं और कॉस्ट माइनस करके हम उसको अपना नेट इनकम जो है पीजीबीपी में चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि फर्दर ये स्टॉक इन ट्रेड जो है वो सेल होगा। अब जब इस स्टॉक इन ट्रेड का जो सेल होगा तो सेल तो जितने में होगा वो होगा, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, इसका कॉस्ट क्या लेंगे, एक्विजिशन नहीं लिखो, इसका कॉस्ट क्या लेंगे हम पीजीबीपी में, तो पीजीबीपी में हम कॉस्ट वही लेंगे जो हमने कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया था, या दूसरे शब्दों में बोले तो हम वो लेंगे जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ था उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, वही मेरा कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी जो रिवर्स कंसेप्ट है ना, वहाँ पे भी सेम यही चीज़ बोली हुई है, सिर्फ आपको कंसेप्ट को रिवर्स कर देना है कि अब मेरे पास कैपिटल एसेट आ गया। अब इस कैपिटल एसेट को फर्दर अगर हम 10 साल बाद बेचते हैं, सपोज करो 500 में बेचा, तो इसका कॉस्ट क्या होगा, इसके कॉस्ट जो होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो होगा 200 रुपये। अब इस 200 रुपये को तुम कैसे भी पढ़ो, या तो ऐसे पढ़ो कि जिस दिन हमने ट्रांसफ़र किया था अपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में, उस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, या फिर इसको ऐसे पढ़ो कि जब हमने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया था तो जो भी मेरे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था वही मेरा कॉस्ट हो जाएगा। दोनों सेम ही चीज़ें बोलती हैं अल्टीमेटली। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, आपको जो समझ में आए, ईजी लगे, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं अपने माइंड में रखने के लिए। थर्ड पॉइंट आपका इसमें बोलता है पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रिकन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन। जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कन्वर्जन के डेट से शुरू होगी। अब हमारे पास है रूल 11 UAB जो बात करता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट हो जाएगी। देखो आपने दो कंसेप्ट पढ़ा जहाँ पे आपको फेयर मार्केट वैल्यू की बात हो रही थी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगी। मान लो आप ऊपर मत जाओ, आप यहीं पे जाओ, यहाँ पे आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है, इसके जस्ट जो हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है इसके ऊपर वाला, वहाँ पे आपके पास स्टॉक इन ट्रेड था। इस स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो बोला गया था कि इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही मेरी जो है ग्रॉस कंसिडरेशन हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस स्टॉक इन ट्रेड की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कंसिडर होगी। तो इसके लिए यहाँ पे रूल है रूल 11 UAB। पहला पॉइंट आपका बोलता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वैल्यू एडॉप्टेड और असेस्ड or accessible by any authority of the central government or state government for the purpose of payment of its stamp duty। सिंपल शब्दों में अगर इसको बोले तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वही फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कन्वर्जन हुआ है तो। और अगर ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट है या शेयर सिक्योरिटी है, तो उसके लिए हम रूल 11 UA फॉलो करेंगे। अभी मैं रूल 11 UA नहीं पढ़ाने वाली हूँ। अभी आप सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रख लो कि अगर IP है तो उसके लिए आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, और अगर अदरवाइज़ कोई चीज़ है तो उसके लिए आप रूल 11 UA कंसिडर करेंगे। और इनके अलावा अगर कोई अदर एसेट है तो जो भी उस एसेट को बेचने पे जो भी प्राइस हमें मिले वही मेरी फुल वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी। द प्राइस दैट सच प्रॉपर्टी वुड ऑर्डिनरीली फेच ऑन सेल इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में हमने बेचा
ओपन मार्केट का मतलब हो गया कि मैं अपने किसी रिलेटिव को नहीं बेच रहा हूँ, मैं अपने किसी कनेक्टेड पर्सन को नहीं बेच रहा हूँ। मैंने किसे बेचा है? मैंने बेचा है ओपन मार्केट में, जहाँ बिना किसी रिलेशन का लेन देन हो रहा है। तो वहाँ पे जो भी वो वैल्यू फेच करे वो पर्टिकुलर एसेट, वही मेरी फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी। I hope you understood this part. Next up we have section 45 subsection 2A ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी। देखो होता क्या है, आपके पास NSDL है, ओके। NSDL आपके पास ये एक डिपॉजिटरी है, अंडरस्टूड माई पॉइंट। और आपके पास एक होता है, आपने पढ़ा होगा लॉ में, आपके पास एक होता है शेयर होल्डर रजिस्टर। अब मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, जो शेयर होल्डर का जो रजिस्टर होता है, इसमें आइडियली यही नाम लिखा होता है कि ये अब कंपनी है रिलायंस का जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर होगा ना, उसमें पता है किसका नाम लिखा होगा? NSDL का और CDSL का। ये नाम लिखे होते हैं कि NSDL के नाम पे 2 करोड़ और CDSL के नाम पे 2 करोड़। और NSDL का जो रजिस्टर होगा उसमें लिखा होगा आपका नाम, जैसे मेरा नाम लिखा श्रुति, मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, मिस्टर D। अंडरस्टूड माई पॉइंट। अब ये आपका सेक्शन जो है ना, वो आपको इतनी सी बात बोलता है। कल को आके ऐसे केसेस आए जहाँ पे लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट किया, जैसे मिस्टर A ने शेयर अपना सेल किया और मिस्टर A बोलते हैं कि मैं थोड़े ना ओनर हूँ, ओनर एक्चुअली में रिलायंस के रजिस्टर में तो ओनर CDSL है। तो ये जो मैंने शेयर्स सेल आउट किया, इस पे जो भी कैपिटल गेन बना उस पे अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, आप CDSL से ये टैक्स लीजिए, मुझसे नहीं लीजिए। इसी केस को डील करने के लिए बस इतनी सी बात लिखी हुई कि डिपॉजिटरी से हम टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। इस पे जो टैक्स लगेगा वो लायबिलिटी अराइज होगी किसके लिए? जो भी शेयर होल्डर हैं जिनका नाम लिखा हुआ है NSDL के रजिस्टर में, उनके लिए। पढ़ देती हूँ थोड़ा सा। एनी पर्सन हैड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द PY any beneficial interest in any security, then any profit or gain arising from transfer made by depository or participant of such beneficial interest in respect of such security shall be chargeable to income tax as the income of beneficial owner of the previous year in which such transfer took place and shall not be regarded as income of the depository। ये डिपॉजिटरी का इनकम नहीं होगा, जिस पर्सन ने ट्रांसफ़र किया उसी का इनकम माना जाएगा, हु इज़ डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड ओनर ऑफ सिक्योरिटी। ओके, एंड अब हमारे पास CBDT का इससे रिलेटेड एक सर्कुलर है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे नोट्स में आपको सर्कुलर पूरा मतलब ब्रॉड एक लाइन नहीं दिखेगा, या फिर अगर आपको केस लॉ है तो वो भी आपको पूरा एक लाइन नहीं दिखेगा। मैंने बहुत ही छोटा करके 1 लाइन 2 लाइन में समराइज़ करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी सेम वही है। सर्कुलर में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो FIFO मेथड के बेसिस पे डिसाइड होगा and period of holding of any security shall be determined on the basis of first in first out method। और ये जो FIFO मेथड है वो डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटी पे अप्लाई होगा, नॉट इन द केस ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। जो फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी हेल्ड किया गया है उस पर अप्लाई नहीं होगा, डीमेट सिक्योरिटी पे अप्लाई होगा। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम दैट इन्वेस्टर कैन ओपन एंड होल्ड मल्टीपल अकाउंट, मतलब कि मेरे पास एक NSDL का भी अकाउंट है, CDSL का भी अकाउंट है। तो जो FIFO मेथड है ना वो in such case where an investor has more than one security account, FIFO method will be applied account wise। तो जो FIFO मेथड है वो अकाउंट वाइज, जैसे यहाँ पे रिलायंस के 50 शेयर हैं और यहाँ पे रिलायंस के 50 शेयर हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो बेचे गए हैं वो किस में से बेचे गए हैं, NSDL में से बेचे गए हैं या CDSL। और जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये NSDL से बेचे गए हैं, तब हम इस पर FIFO मेथड लगाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। नेक्स्ट अप वी हैव सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये कंसेप्ट समझा देती हूँ और पढ़ूंगी नहीं मैं इसे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अनटिल एंड अनलेस कि मुझे ज़रूरत न लगे मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जाऊँगी। तो मैं इस चीज़ को रियल लाइफ में भी देख रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। जैसे कि ये मेरे पास प्लॉट है, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये रोड जो है इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडन करते हैं, या फिर जो भी अगर नए रोड्स बनाते हैं, 2 वेज बनते, 4 वेज बनते, तो अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्लॉट अगर उसमें पड़ जाता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपल्सरीली उसको एक्वायर कर लेती है। और अगर ये प्लॉट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो इसके अगेंस्ट आपको कुछ कंपनसेशन भी देती है। और अगर आपको ट्रांसफ़र का डेफिनेशन याद हो तो ये पर्टिकुलर केस मेंशन था कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट, इधर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र। और जैसे ही ट्रांसफ़र हो गया तो उस पर कैपिटल गेन भी लग जाएगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो होता क्या है कि कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब इस पे जो है, अब हमारा प्रोविज़न इसमें बोलता क्या है, मान लो 21-22
FY21-22 यहाँ पे मेरा ये प्लॉट था जिसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। अब आइडियली अगर हम देखें तो चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से ये 21-22 में इस पे कैपिटल गेन लग जाना चाहिए और इस पे हमारा उसी ईयर में टैक्स चार्ज हो जाना चाहिए। बट यहाँ हमारा ये पॉइंट बोलता है कि ये जो टैक्स चार्ज होगा वाई इट इज़ कमिंग अंडर एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये 21-22 में इस पे टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि सपोज़ करो इस प्लॉट के अगेंस्ट आपको 50 लाख मिलने वाला है, सपोज़ फॉर एन एग्जांपल, और फर्स्ट ईयर में 21-22 में तो आपका कंपल्सरी एक्वायर हो गया, लेकिन आपको जो है फर्स्ट ईयर में चलो ऐसे लेते हैं 24-25 में पहला पेमेंट मिलता है जिसमें आपको सिर्फ 10 लाख रुपए मिलते हैं, फिर 25-26 में मिलता है आपको 40 लाख रुपए, ऐसे सिंपल एग्जांपल, और पूरा आपका 50 लाख मिल जाता है। तो लॉ हमारा ये बोलता है कि 21-22 में हमारा टैक्स नहीं लगेगा जिस ईयर में हमारा पहला पेमेंट रिसीव हुआ, फर्स्ट कंपनसेशन रिसीव हुआ, उसी ईयर में हमें पहला टैक्स लगेगा। मतलब कि हमारा जो कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया, मान लो 50 लाख और हमने ख़रीदा था 10 लाख में, तो ये 40 लाख का, अच्छा 20 मान लेती हूँ, तो ये जो 30 लाख का मेरा कैपिटल गेन है ये 24-25 में टैक्सेबल होगा। जब जिस ईयर में हमें पहला कंपनसेशन मिला उसी ईयर में हमारी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। अब एक और केस यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट ने तो हमें 50 लाख दिया, बट हमें लगा कि ये 50 लाख नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू तो एक्चुअली में इस प्लॉट के अगेंस्ट हमें 70 लाख रुपीस मिलना चाहिए, और इसके अगेंस्ट वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट भी अगर उनके इस 70 लाख को अप्रूव कर देती है कि हाँ ठीक है 70 लाख रुपीस, तो इस 70 लाख रुपीस के लिए आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपको 20 लाख रुपए मिलते हैं, प्लस 20 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को पहले ही दे देना चाहिए, बट ये दिए नहीं है तो इस पर इंटरेस्ट मिलता है। अब इस इंटरेस्ट के बारे में बोलते हैं कि ये अदर सोर्स वाले इनकम में टैक्सेबल हो जाते हैं, और ये 20 लाख जिस ईयर में आपको मिले उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएंगे। और क्या ये 20 लाख शॉर्ट टर्म होंगे या फिर लॉन्ग टर्म होंगे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल ये जो 30 लाख वाला था ये आपका शॉर्ट टर्म था, बट ये आपको जो एडिशनल 20 लाख मिले हैं उसको मिलते मिलते आपको 4-5 साल का केस लड़ना पड़ा, और ये 6-7 साल बाद मिल रहा है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा? द आंसर वुड बी नो। जो ओरिजिनल कंपनसेशन, जो हमारा ओरिजिनल टैक्सेबिलिटी था, वही हमारा टैक्सेबिलिटी शॉर्ट टर्म यहाँ पर भी होगा। एक बार देख लेती हूँ कहीं मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। Taken over by central government by way of compulsory acquisition, in that case consideration for transfer is determined by the central government और RBI, जिसने भी compulsorily acquire किया है, या तो CG ने या फिर RBI ने, वो आपको compensation भी देती है। But the central government pays the above compensation. Capital gain may arise on such capital gain chargeable as income of the previous year in which such compensation or part thereof is first received. ये टैक्सेबल तब होगा जब पहली बार रिसीव हुआ, तभी ये टैक्सेबल होगा। द अमाउंट बाय विच द कंपनसेशन इज इनहेंस्ड बाय कोर्ट और अदर अथॉरिटी शैल बी डीम्ड एज द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव बाय द SSC। जैसे मैंने आपको बोला कि 20 लाख रुपए एडिशनल मुझे मिलता है, तो ये 20 लाख रुपए जो है जिस ईयर में हमें मिला, जिस ईयर में, याद रखना, जिस ईयर में हमें मिल रहा है उसी ईयर में, सपोज करो 27-28 में मिल रहा है, तो ये 27-28 में टैक्सेबल हो जाएगा, और इसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वही जो ओरिजिनली टैक्स हुआ होगा ना, वही ये भी 20 लाख टैक्स होगा। प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीविंग पर्सन ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, नॉट कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड capital gain of the previous year in which the final order of such court, tribunal or other authority is made। कभी कभी क्या होता है, हम जब रिक्वेस्ट करते हैं ना कोर्ट से कि आप एक काम करिए, आप एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दीजिए, मतलब कि मैंने एडिशनली मांगा था कि 50 लाख के ऊपर मुझे 20 लाख रुपए और मिलने चाहिए। अब 20 लाख ये मुझे आइडियली देखो तो मिलेंगे तब जब ये फाइनल डिसाइड हो जाएगा कि हाँ मैं इस 20 लाख के लिए हकदार हूँ। बट कभी कभी हम इंटरिम ऑर्डर के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये जब इंटरिम ऑर्डर के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करके मुझे 20 लाख रुपए दे देती है, बट इस 20 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा अभी मेरा। ये 20 लाख पे टैक्स मेरा तभी लगेगा जब मेरा फाइनल ऑर्डर पास हो गया हो, तभी ये 20 लाख पे टैक्स लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर ओरिजिनल या फिर इन्हेंस्ड कंपनसेशन, जैसे ओरिजिनल हमें 50 लाख मिला था, आगे चल के सपोज़ करो मैंने फर्दर अपील की और ये 50 का 40 हो गया, या फिर ये 50 का मैंने 20 और मांगा था, 50 का एक्चुअली में मुझे 20 मिल गया और 70 हो गया, तो ओरिजिनल या फिर इन्हेंस्ड कंपनसेशन इज रिड्यूस्ड बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी द कैपिटल गेन
of that year shall be recomputed by taking into consideration the reduced amount. The recomputation shall be done by way of rectification under section 155. तो अब जो इसका कैपिटल गेन होगा, जिस ईयर में हमें रिडक्शन का हमें ऑर्डर आया, उस ईयर में हम अपना न्यू कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, और 155 में जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास होता है, हमारा एओ भी असेस करता है ना इनकम, तो जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास होता है वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करके जो है एओ रिकैलकुलेट करेगा हमारे इनकम को, और उसके बाद से हमें एडिशनली जो भी रिफ़ंड मिलना होगा या टैक्स पे करना होगा, ऑब्वियसली हमारा जब कम हो गया और हमने उस टाइम पे ज़्यादा टैक्स पे किया होगा, पहले हमने 50 लाख पे टैक्स पे किया होगा, अब हमारा कंपनसेशन कम होकर 40 लाख हो गया, तो हमें कुछ पैसे ही मिलेंगे ना वापस, तो हमारा रिफ़ंड उसके बाद मिलेगा 155 की रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के बाद। द नेचर ऑफ कैपिटल गेन ये बोल रहे हैं कि जो एडिशनली आपको 20 लाख मिल रहे हैं, ये नेचर भी वही होगा जो 50 लाख का होगा। और इन्हेंस्ड कंपनसेशन के लिए बोल रहे हैं, मान लो 20 लाख मुझे मिला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया 20 लाख, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, उसके लिए बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी निल। यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बट अगर हमने कुछ लीगल एक्सपेंसेस किए हैं, जो कि हम ऑब्वियसली करेंगे अगर हम कोर्ट में जाएंगे, तो इनका टू ऑब्टेन द इनहेंस कंपनसेशन आर डिडक्टेबल। बट अगर हमने मान लो कि कोई लीगल एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे हमने कुछ लॉयर वगैरह को कुछ फीस दी है 1 लाख रुपए की, तो वो 1 लाख रिड्यूस की जाएगी और 19 लाख रुपीज़ जो है वो मेरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, 6th पॉइंट है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन। सपोज करो कि ये किसी जिस पर्सन का था उसका तो डेथ हो गया, अब उसका जो भी जिस पर्सन ने भी, उसके लीगल हेयर ने जिसने भी इनहेरिट किया है, उसके ऊपर जो है ये टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी और उसको जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सी यही बात बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट की बात बोलता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जिस ईयर में हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसी ईयर में वो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। और सपोज़ करो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ 5 लाख रुपए, ओके। अब ये 5 लाख रुपए पे हमें 50% डिस्काउंट मिलता है 157 में, तो 2.5 लाख रुपीज़ 157 का डिस्काउंट हो जाएगा और नेट 2.5 लाख हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। और अब हमारे पास आगे है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको अपने अगली क्लास में शुरू करूँ। तो मैं अब आपसे मिलूँगी अपने अगली क्लास में। टिल देन यू स्टडी हार्ड और अच्छे से रिवाइज अच्छे से करना। रिवाइज तभी अच्छे से हो सकता है जब आपने कंसेप्ट को समझा हो। सो आप जो भी पढ़ रहे हो, वेदर एनी सब्जेक्ट, DT, IDT और एनीथिंग, प्रैक्टिकल थ्योरी, एनीथिंग, उसको एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि उसके कंसेप्ट को समझना सबसे बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। एंड यस, कीप स्माइलिंग एंड आई विल सी यू